सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं और साथ साथ में आपको आंसर देने हैं। लास्ट में अपना स्कोर देखना। आज प्योर आपकी हिंदी रहेगी। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते। करें स्टार्ट, चलो। नमस्ते भाई अभिनव, ऋषभ, पीएस, सिराज, शिवम, फ्यूचर, फौजी, इंडियन आर्मी, मोहित चौधरी, वेरी गुड। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो करना क्या है, आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवाऊंगी, साथ साथ में आपको आंसर देने, लास्ट में स्कोर जरूर बता के जाना है। देखिए फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुरुकुल ग्लोबल एजुकेशन, गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, गुड इवनिंग बोल सकते हो ना। देखो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। फर्स्ट आपका है मगधी, दूसरा आपका सोरशेनी, तीसरा आपका ब्राह्मण और लास्ट है आपका अर्धमागधी। तो जो आपकी हिंदी है, हिंदी जो खड़ी बोली है वो किसका अपभ्रंश है, आपकी सोरसेनी का अपभ्रंश माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रानू, आप सभी को भी हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट आपका अगला आता है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। फर्स्ट आपका है 1953 में, 1954 में, 1956 ईस्वी में और 1952 ईस्वी में। तो बताना है आपको, बिल्कुल भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना की गई थी, नमस्ते भाई दिनेश, तो क्या होगा 1956 ईस्वी में करी गई थी भाषा के आधार पर। और फर्स्ट आपका राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग भाई धीमांजी। नेक्स्ट आपका है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था। तो देखो हिंदी जो आप सभी को पता है आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप यदि बोलोगे कि जो ये हिंदी था, अपनी जो राष्ट्रभाषा है, सॉरी राजभाषा है, वो हिंदी कब घोषित की, हिंदी है वो अपने भारत में राजभाषा कब घोषित करी थी, तो वो कब करी थी 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 ईस्वी को और 15 अगस्त 1947 को। जैसे कि आप सभी को पता है, पीडीएफ मिल जाएगी, डाल दी ना आज, तो आप भी डाल देंगे ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित अपनी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। अब पहली बार हिंदी यानी 14 सितंबर 1953 को तत्कालिक प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने हिंदी को यानी प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या फिर अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। यदि बात करूं सर्वप्रथम, देखो आपका जो हिंदी दिवस था वो सर्वप्रथम 14 सितंबर 1953 को पीएम थे आपके नेहरू जी। ठीक है, उस दिन ये निर्णय लिया था कि प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 जनवरी को आपका अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले 10 जनवरी 2006 को आपका हिंदी दिवस मनाया गया था। वैसे यदि बात करूं तो 1974 को आपके नागपुर में सबसे पहले हिंदी सम्मेलन हुआ था। आज के दिन आपकी हिंदी है वो संपूर्ण विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा मानी जाती है। ठीक है, ये आपका हिंदी दिवस पे छोटा सा परिचय था। ठीक है, चलिए, विविधताओं से भरे इस देश में लगी, एक मिनट नीचे करना सर, इसका आंसर क्या होगा 14 सितंबर 1949 होगा। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी, इसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हिंदी की आदि जननी है। क्वेश्चन क्या है कि जो हिंदी आपकी लैंग्वेज है उसकी आदि जननी है वो कौन सी भाषा है, तो आपकी प्राकृत हो गई, पाली हो गई, अपभ्रंश हो गई या संस्कृत हो गई। तो आदि जननी किसको बोला जाता है, संस्कृत को बोला जाता है। विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी गुड, नागपुर है वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक बोला तनिष्क आपने। हिंदी दिवस वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को या फिर 11 जून को। बिल्कुल
हाँ संस्कृत, उसमें संस्कृत था। यहाँ पे देखो हिंदी आपका दिवस है वो 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए, हिंदी की विशिष्ट जो बोली है ब्रजभाषा वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए। तो फर्स्ट आपका है तकनीकी भाषा, दूसरा आपका राष्ट्रभाषा, तीसरी आपकी काव्य भाषा और लास्ट आपका राजभाषा। बताइए, हिंदी की विशिष्ट बोली, हिंदी की बात नहीं कर रहे, हिंदी की एक विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, यानी ब्रज क्षेत्र में, यानी भरतपुर वाले जो क्षेत्र में आपकी बोली जाती है राजस्थान में ब्रजभाषा, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वो कैसी भाषा है? तो वो कैसी भाषा आपकी काव्य भाषा है। विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? नमस्ते भाई विराट, वेरी गुड इवनिंग सत्येंद्र। देखो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में? तो देखो आप सभी को पता है आपकी जो 14 सितंबर 1949 को जो आपको हिंदी थी उसको देवनागरी लिपि में जो रचित आपकी हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, जबकि राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? फर्स्ट आपका संस्कृत, दूसरा आपका तमिल, तीसरा आपका उर्दू, वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। ये है पॉइंट, ये पॉइंट सीधा क्वेश्चन आता है, अपन को लगता है कि वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अपन कंफ्यूज रहते हैं। तो राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, क्या है आपकी राजभाषा है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। वैसे यदि विश्व में बात करें तो तीसरे नंबर पे सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी भाषा है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, अगला हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, या फिर अपभ्रंश से? बताइए। हाँ हिंदी पर टिक कर दो, आज हिंदी दिवस है ना। चलो, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश? तो आप सभी को पता है हिंदी भाषा का निर्माण किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। हाँ अगला है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, और भारत माँ की शान है हिंदी? हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई भैया, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताओ, देखो निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? फर्स्ट आपका बांगरू, दूसरा आपका अवधी, तीसरा आपका तेलुगु, और लास्ट आपका कन्नौजी। बताइए जो कौन सी बोली अथवा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए कौन सी नहीं आती है? तेलुगु होती है ना, वो हिंदी में आपके नहीं काउंट करी जाती है। तो बताइए हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी गुड, मोहित ने बताया है चाइनीज, गुड। अगला देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी में, देवनागरी में, सौराष्ट्री में, या फिर गुरुमुखी में? तो किस में लिखी जाती है? सभी को पता हिंदी है वो देवनागरी लिपि में रचित है। सेकंड आपका है, देखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट आपका है बेंगलोर, दूसरा आपका चेन्नई, तीसरा आपका मैसूर, और लास्ट आपका हैदराबाद। दक्षिण भारत यानी जो साउथ एरिया होता है, यानी जो ग्रीन एरिया बोलते हैं ना उसको। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर या हैदराबाद? तो कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? फर्स्ट आपका है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सेकंड आपका है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। थर्ड आपका है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो देखो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो आपको एक चीज तो ध्यान है ना कि हिंदी का निर्माण किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। तो आपको देखना ये है, छोटी सी मान लो, थोड़ा लॉजिक मान लो, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस मान लो, यानी हिंदी से पहले आपका अपभ्रंश आएगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए हिंदी का निर्माण अपभ्रंश से हुआ था, और किसी में भी देखो हिंदी इसमें पहले है तो ये वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी के पहले अपभ्रंश यानी अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ था। यहाँ पे हिंदी लास्ट में है इसके, यानी हिंदी का निर्माण
निर्माण किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ, तो अपभ्रंश तो पहले गया, यानी हिंदी के जस्ट पहले अपभ्रंश आना चाहिए। ठीक है, बताइए भाई सनी यादव। तो यहाँ पे क्या होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्या है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, अच्छा सर ने मेरे लिए मान लो या फिर आपके लिए एक हिंदी दिवस पे एक महासौगात मान लो कि यदि आज जितने ज्यादा लाइव आएंगे ना बच्चे, तो आपका जो हिंदी का कोर्स है उसमें आज के लिए कुछ ऑफर देंगे, है ना। तो अभी करंट में डिसाइड किया सर ने कि आज यदि जितने ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे ना, उसको देखिए उनकी संख्या के अकॉर्डिंग आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हिंदी का जो स्पेशल बैच अपना कैरियर नाउ के एप्लीकेशन पे चल रहा है उस पर विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, समझ रहे हो ना आप भावनाओं को। अगला देखो, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान तो आपको आता है ना। हाँ, तो देखिए फर्स्ट आपका है, हाँ आज मैं पूजा करी है बिल्कुल हिंदी दिवस है ना अपना, माँ सरस्वती की पूजा करी थी आज मैंने। देखिए अच्छा, वेरी गुड भाई ब्रिजेंद्र। तो देखो फर्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय की भाषा, दूसरा आपका पत्राचार की भाषा, थर्ड आपका है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, और लास्ट आपका संघ की राजभाषा। बताइए, समझ रहे हो। चलो, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश है वो संविधान के अनुच्छेद 351 में रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह सन्नी यादव का, चलो पहले सन्नी यादव का एक बार डाउट क्लियर करते हैं ना। देखो सन्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी आपकी बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, तो फर्स्ट कौन सी, आपकी ये डाउट आ रहा है, तो फर्स्ट कौन सी है आपकी, जो आप अभी अंग्रेज बने फिरते हो ना, इंग्लिश। ठीक है, दूसरी आपकी चाइना वाली है। ठीक है, थर्ड आपकी हिंदी है। अरे मैं खुद इंग्लिश में लिख रही हूँ। पहली आपकी है अंग्रेजी, ठीक है, सेकंड आपकी है चीनी यानी चाइनीज बोल दो, चाइनीज भाषा, थर्ड आपकी है आपकी अपनी हिंदी, आपके राष्ट्र का उत्थान हिंदी, आपके राष्ट्र की शान हिंदी, आपके राष्ट्र का अभिमान हिंदी, है कि नहीं, है ना। आपको अपने राष्ट्र पे, अपनी राजभाषा पे अभिमान है कि नहीं। चलो अब ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, फर्स्ट आपका ई, दूसरा आपका उ, थर्ड आपका अंग है, और लास्ट आपका ए आ। बताओ, अयोगवाह ध्वनियां बहुत बार आपको बता दिया है, अयोगवाह ध्वनियां कौन सी होती है, अंग और ए होती है। अब आपको ये नहीं पता कि अंग और ए को बोलते क्या है, तो देखिए साफ साफ यहाँ पे तो दे रहे कि आपके 11 स्वर होते हैं, और 11 स्वर जैसे ही कंप्लीट होते हैं लास्ट में आता है आपका अंग और फिर आता है आपका ए। तो जो ये है जो अंग है उसके ऊपर, यानी कि इंग्लिश में तो अभी अभी शायद अपन ने पोस्टर बनवाया था उसमें लिखा था ना सर कि इंग्लिश में तो जो वर्ण के वर्ण लेटर के लेटर साइलेंट हो जाते हैं, जबकि हिंदी में तो अपनी बिंदी भी बोली जाती है कि नहीं। तो वो बिंदी नहीं है, वो बिंदी क्या कहलाती है, अच्छा वो बिंदी क्या कहलाती है, वो आपकी अनुस्वार होती है। ठीक है, और जो ए है, जो ये क्या है, ये है आपका विसर्ग। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो अनुस्वार और विसर्ग है वो क्या है, आपकी अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये है ना अनुस्वार पियसिरा, इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका, चलो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखिए वर्णों के संकलन को शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, लास्ट आपका शब्द के समूह को। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी है वो आपका
बिल्कुल ठीक है। वैसे यदि बात करूं कि वर्ण होते क्या हैं, तो मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जिसका और अधिक खंडन अपन नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और जो आपकी हिंदी भाषा है उसमें वर्णों के दो टाइप होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन होते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे यही है मूलतः, ये आपका जो सामान्य परिचय होता है हिंदी का, उसमें से क्वेश्चन है कि यानी हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है, या फिर 53 होती है? बताइए। चले थे एक्सप्रेस, चलो। तो देखो वर्णों की संख्या आपकी 52 होती है। यदि यहाँ पे ऑप्शन होते हैं आपके 44, यदि 44 ऑप्शन होता है तो वो ठीक करते। क्यों? क्योंकि 11 + 33 = 44 होता है। 11 स्वर, 33 व्यंजन प्लस आप, यानी टोटल 44 हो गया। तो 44 क्या है? आपके वर्ण। लेकिन यहाँ पे है मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है आपकी? वेरी गुड, 52 होती है। तो विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पूछा क्या है? स्वरों की, यानी स्वर और व्यंजन पार्ट किसके होते हैं? वर्णों के। ठीक है, वर्ण के दो पार्ट होते हैं, स्वर प्लस व्यंजन। तो 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, या 13 होते हैं? तो क्या होते हैं? जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। यानी वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से बोली जाती हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, वो आपके स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्वरों का तो आपको पता था कि 11 होती है, लेकिन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, 33 होती है, 34 होती है, या फिर आपकी 35 होती है? बताइए। वेरी गुड, 11 आपके सही थे। देखो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो 11 + 33 कैसे भाई आपकी मैथ? 44 होते हैं ना। चलो, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है वो आपकी अयोगवाह है, यानी योगवाह है, या फिर अयोगवाह बोल सकते हैं अपन। 100 के लगभग क्वेश्चन आज आपके। तो फर्स्ट आपका है महाप्राण, दूसरा आपका अल्पप्राण, तीसरा आपका विषय, और लास्ट आपका संयुक्त व्यंजन। तो देखो आपके जो व्यंजन होते हैं उसे प्रयत्न के आधार पे दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न, एक होता है आपका आंतरिक प्रयत्न। तो जो बाह्य प्रयत्न होता है उसको अपन फिर से दो पार्ट्स में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका घोषत्व, कंपन या नाद के आधार पे, दूसरा होता है आपका वायु के आधार पे, यानी वायु प्रक्षेप के आधार पे। तो जो आपका घोषत्व के आधार पे होता है वो होते हैं घोष या अघोष, और अगला आपका जो वायु के आधार पे होता है, वायु प्रक्षेप के आधार पे होता है, वो होता है आपका अल्पप्राण और महाप्राण। सेकंड आपका आंतरिक प्रयत्न के आधार पे आपके व्यंजनों के भाग 6 होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा था? योगवाद ध्वनि। अभी अभी मैंने बताया विषय प्लस अनुस्वार। विषय प्लस अनुस्वार क्या है? आपकी अयोगवाद ध्वनियां। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। फर्स्ट आपका ए होगा, दूसरा आपका और होगा, तीसरा आपका तालव्य होगा, लास्ट आपका क होगा। तो कंठोष्ठ मीन्स कंठ प्लस ओष्ठ होता है। किसी भी शब्द है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें कोई भी शब्द दिया गया है, सबसे पहले तो उस शब्द का आपको डिवाइडेशन करना है। अच्छा, तो कंठोष्ठ में क्या है आपका? एक आपका कंठ और एक आपका ओष्ठ, दो चीजें हैं। अब आपको देखना ये है कि जो आपके कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कंठ प्लस ओष्ठ का योग है। तो आपका जो आउ जो शब्द है वो किससे बनता है? ध्यान करना, आउ जो शब्द है वो ए प्लस ऊ की रचना है, ए प्लस ओ की रचना है। तो देखो आप सभी को पता है ए है वो क्या है? कंठ, यानी ए का उच्चारण। देखो जैसे ही मैंने उच्चारित किया ए का, क्या ए का, ए क्या है? कंठ से निकली हुई ध्वनि है। जैसे ही मैंने ए का उच्चारण किया मेरी ध्वनि निकली कंठ से, तो ध्वनि क्या कहलाई? कंठे कहलाई। उच्चारण स्थान क्या कहलाया? कंठ कहलाया। सेकंड बात, ओ था, तो ओ क्या है? ओ आपकी ओष्ठ ध्वनि है, यानी ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान और ध्वनि कहलाएगी ओष्ठ। यहाँ पे क्या पूछा था? कंठोष्ठ पूछा था। तो ए प्लस ओ को मिलके बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? आउ कहलाता। तो यहाँ पे क्या बना? क्या बना आपका? आउ है, और आउ क्या है? यहाँ पे कंठोष्ठ ध्वनि है। तो विकल्प नंबर बी में क्या है आपका? आउ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है?
फर्स्ट आपका है, अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है पद, सबसे पहले पद बनता है, पदों से वाक्य बनता है, वाक्य से ध्वनि बनती है और ध्वनि से शब्द बनती है। कहीं कोई मिलाप नहीं है, बिल्कुल गलत विकल्प है। पदों से क्या वाक्य बनेंगे, ठीक है, वाक्य बना भी तो वाक्य से क्या ध्वनि बनती है या फिर क्या ध्वनि से शब्द बनते हैं, बिल्कुल गलत है। तो आपके हिसाब से गलत कर दिया मैंने। नेक्स्ट आपका है कि शब्द है और शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से ध्वनि बनती है और ध्वनि से पद बनते हैं। फिर से गलत हो गया, क्यों? क्योंकि वाक्य से ध्वनि का निर्माण नहीं होता है। सेंटेंस आपका पूरा होता है, सेंटेंस से कहा ध्वनि, यानी ध्वनियों से आपके शब्दों की रचना होती है। यहाँ तो आपके वाक्य से ध्वनि की रचना बता रहे हो, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। तो सबसे पहले तो आप खुद सोचो, क्या आपके शब्दों से ध्वनि बनेगी या फिर ध्वनि? क्योंकि मैंने जिस टाइम आपको बताया था कि वर्ण विचार जो टॉपिक होता है उसमें अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, बिल्कुल देखो, अपन सभी को पता है सबसे आपकी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वो कहलाती है वर्ण। लिखित रूप में हिंदी भाषा की, देखिए देखना आपको कि लिखित रूप में हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो वर्ण होता है। दूसरी बात करूं उच्चारित रूप में हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो आपकी ध्वनि कहलाती है। यदि सम्मिलित रूप से दोनों की पूछे तो वो आपका वर्ण कहलाता है। यदि सार्थक रूप से हिंदी की सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो वो शब्द कहलाता है। और यदि भावार्थ के आधार पे या फिर महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार पूछूं तो वो आपका वाक्य होता। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन सोल्व होता है कि सबसे पहले क्या आता है। तो पीछे देखो विकल्प नंबर जो 3 था, अब देखो शब्द, शब्द से ध्वनि, ध्वनि से वाक्य, वाक्य से पद, तो ये भी गलत है। अब देखो सबसे छोटी इकाई आपकी उच्चारित रूप में हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं, पद बनते हैं और पदों से क्या बनते हैं, आपके वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है, सही है ना, सहमत हो ना भी आप? वेरी गुड। अगला देखो, नेक्स्ट आपका अगला है चैप्टर वाइज संधि। भाई संधि का सनी यादव, मैंने एक वीडियो डाल रखा है, 2 वीडियो डाल रखे हैं संधि के मैंने, आगे देखो। जीडी की 5 बजे होगी ना, हो पाएगी क्या? हो जाएगी 5 बजे, है ना। देखो विक्रमी संवत ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे रहता है, क्या कहलाता है, संवत कहलाता है, संवत कहलाता है, संवत कहलाता है या संवत, कौन सा कहलाता, बताइए। ऑप्शन नंबर 1, बी, बिल्कुल विक्रमी संवत आपका सेंटेंस है कि जो विक्रमी संवत है वो ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे रहता। तो संवत शब्द है वो शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता। छोटी सी मिस्टेक थी हलंत की, जो एक अभी अभी मैंने बताया ना, इंग्लिश में तो लेटर के लेटर साइलेंट हो जाते हैं, यहाँ हिंदी में तो बिंदी का भी उच्चारण किया जाता है, तो वही है हलंत का भी यहाँ पे उच्चारण किया जाता है। वेरी गुड इवनिंग भाई, लोटा गिलास, बहुत दिनों बाद आयो। विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, मदर टेरेसा का जीवन है वो रोगियों के सेवा। तो देखो रोगियों की सेवा करना क्या कहलाता है, शुश्रूषा कहलाता है। जो शुश्रूषा शब्द है वो कैसे लिखा जाता है, तो देखिए शुश्रूषा शब्द सु बड़ा आता है, श्रू छोटा आता है, सा, यानी शुश्रूषा जो शब्द है वो सी नंबर, बी नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, अगला है ज्ञान का भंडार अथाह होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यहाँ पे वाक्यांश के लिए सॉरी, ज्ञान शब्द है वो शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट आपका ज्ञान, दूसरा आपका ज्ञान, तीसरा आपका ज्ञान और लास्ट आपका ज्ञान। तो देखो आप जो शब्द बोलते हो ना ज्ञान, ये ज्ञान नहीं होता, इसको ज्ञान बोला जाता है, ये जय होता है यानी ज्ञान होता है, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल भी अजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का, जय हिंद, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 उंगलियों घी में होना, 500 उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। बहुत बार अपने शादी ब्याह मान लो या फिर कुछ भी फंक्शन होता है घर पे, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ संभाल रहा होता है, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, यानी अब तो आजकल तो 500 उंगलियां ही घी में है। इट मीन्स फर्स्ट आपका है उंगलियां चाटना, दूसरा उंगलियां घी में डालकर बैठना, तीसरा आपका
सब प्रकार से लाभ ही लाभ, और लास्ट आपका हानि होना। बताइए आपके कॉमन सेंस से बताइए। बिल्कुल भाई नागौर से, बिल्कुल आपको भी प्रणाम। देखो 500 उंगलियां घी में होना, सीधा अर्थ आपको नहीं बताना है कि भाई उंगलियां घी में डालकर बैठा है, बिल्कुल सीधा सेंस नहीं बताना, इसके पीछे छुपा हुआ जो अर्थ होता है वो बताना है। तो ये कट गया। दूसरा, उंगलियां चाटना, भाई डाल रखी है, चाटेगा तो बाद में ना, जो बाहर निकालेगा है कि नहीं, तो वो डाल के बैठा है बेचारा, चाट तो बाद में ही लेगा, तो ये भी कट गया। नेक्स्ट आपका सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, 5 उंगलियां घी में होना, इट मीन्स जो छुपा हुआ भावार्थ वो क्या है, वेरी गुड, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। हानि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सबसे पहले तो घी में उंगलियां है ना, तो घी में उंगलियां, कितना महंगा घी होता है, तो वो क्या है, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट आपका है सेंटेंस आपका है चिड़िया पेड़ रिक्त स्थान बैठी है, फर्स्ट आपका पर, दूसरा आपका बाहर, तीसरा आपका भीतर, लास्ट आपका अंदर। देखो ऐसे सेंटेंस आते हैं, एक ही बात मैंने बताई थी, है क्या, अच्छा पानी लो दो, वो तो इतना, चलो अब देखो, वेरी गुड, पर ना लॉक कर दूं। चलो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यानी रिक्त स्थान के जो भी, यदि जरूरी नहीं कि चिड़िया ही पेड़ पर बैठे, कोई भी पेड़ पर बैठो या फिर कैसा भी सेंटेंस आपके सामने आए, करना क्या आपको, एक एक विकल्प को उठाना है, उस रिक्त स्थान पे रखना है। जिस भी विकल्प को रखने से आपका सेंटेंस शुद्ध बनता है, सही बनता है, जो भी विकल्प रखने से आपका सेंटेंस जचता है, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ बाहर बैठी है, चिड़िया पेड़ भीतर बैठी है, अब चिड़िया पेड़ अंदर बैठी है, तो क्या होगा, वेरी गुड। तो चिड़िया है वो पेड़ पर बैठी है, विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, दिए गए शब्द बताओ क्यों शुरू भाई, आज अपने सब्जेक्ट का दिवस है भाई, खुशियां मनाओ आप अपने राष्ट्र की राजभाषा है वो दिवस है, अपने जो देश की आन शान मान अभिमान सब कुछ हिंदी है, और मेरे लिए तो मेरा जीवन हिंदी है, और जब तक जीऊंगी तब तक हिंदी को आगे बढ़ाऊंगी, हिंदी की अलग स्टूडेंट्स में जगाऊंगी, और जितना हो पाएगा हिंदी के लिए मर मिटूंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल से प्रॉमिस करती हूँ आपसे आज ही कि हिंदी के लिए मुझे हिंदी, मतलब मैं सबसे पहले तो मैं भारत से हूँ, मुझे ये और लैंग्वेज से मुझे घृणा नहीं है। मैंने अभी सोर्स डाला था, उसमें भी बोला था कि अंग्रेजी से या फिर किसी अन्य लैंग्वेज से मुझे कोई घृणा नहीं है, ना ही मुझे हिंदी पे अभिमान है। बस मैं हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ, इसलिए मुझे भारत भाषा पे सम्मान है, भारत भाषा का सम्मान है। और आप में भी यदि ये रहेगा ना कि मैं भारत की निवासी हूँ और भारत भाषा का मुझे, आजकल के जो युवा है ना, युवाओं के क्या विचार है पता आपको, बताऊं 2 मिनट, कि वेदों में तो किस्से है इतिहास उसे बस रहने दो, वेदों में तो किस्से है इतिहास उसे बस रहने दो, तुलसी काली को मोहकर पुस्तकों में बस सिमटे रहने दो, वेदों में तो किस्से है इतिहास उसे बस रहने दो, तुलसी काली को मोहकर पुस्तकों में बस सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ के मस्तक भी झुक जाता है, अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से जब झुक जाता है, जब भारत का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। आप सभी को पता है भारत माँ को जब आप पे अभिमान है, जब आपको भारत माँ पे अभिमान है, तो फिर हिंदी बोलने से कैसा डर, कैसी शर्म, कैसी लज्जा उस भाषा को बोलने में, जिस भाषा में, जिस धरती पे आपका जन्म हुआ है, वहां की राजभाषा ही हिंदी है। अरे माथे का चंदन हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, जो गौर थे, यानी अरे माथे का चंदन हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, गौरों का मर्दन हिंदी है, लोटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, संदूक नहीं, बंदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, ना ही लोगों के दुष्ट भाव हिंदी है, और ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 28 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है।
लेकिन तिरस्कार है, पर तिरस्कार है उस भाषा पे जब कर्म लघुबल खाता है, जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी पे अभिमान है, बस भारत माँ की बेटी हूँ, मुझे हिंदी भाषा का सम्मान है, हिंदी भाषा का सम्मान है। सभी को हिंदी भाषा की ढेर सारी शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज हिंदी दिवस पे आप सभी को ये प्रॉमिस करना है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जिस भी भर्ती की आप तैयारी करते हो, जिस भी जॉब के लिए आप पढ़ते हो, जरूरी नहीं कि उस जॉब के लिए आप पढ़ो, जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो और सिलेक्शन इस तरीके से हो कि आप भारत माँ की सेवा करो। देखो, भारत माँ की सेवा करना और सिलेक्शन लेना और हिंदी भाषा पे नाच करना, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। हर एक में हिंदी का जुनून नहीं होता, हर एक में भारत माँ का जुनून नहीं होता, हर एक में अपने माँ बाप के लिए जुनून नहीं होता, हर एक में अपने सपने के लिए जुनून नहीं होता। कुछ एक इंसान होते हैं, कुछ एक तो अपनी मजबूरियां समझते हैं सिलेक्शन को, कुछ एक है वो अपना पैशन समझते हैं, कुछ एक अपना प्रोफेशन समझते हैं। सारी चीजें अलग अलग होती है, लेकिन मेरे में एक ही चीज है कि मैं हिंदी के लिए जीऊंगी और हिंदी के लिए मरूंगी, हिंदी के अलावा कुछ नहीं। आज आपको भी मेरे साथ ये प्रॉमिस करना है कि यदि आपकी एग्जाम में हिंदी आती है और यदि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो अपना 100% देना। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि मैं अपना हिंदी में 100% दूंगा, बता रही हूँ आपको, हिंदी आपका सिलेक्शन करवा के रहेगी। और हिंदी देखो ऐसा सब्जेक्ट है, जिस दिन आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा ना, जिस दिन आपने खुद को ऐसे त्यागा ना हिंदी के लिए, तो हिंदी आपको बना देगी भाई साहब। एक बार आप हिंदी के लिए डूब के ना हो, एक बार के लिए आप हिंदी को जीवो, एक बार के लिए, एक बार आप हिंदी के लिए जीवो, एक बार आप हिंदी के लिए मरो। और यदि आप चाहते हो, यदि आप मेरा जुनून देखना चाहते हो हिंदी के प्रति, यदि आप जानना चाहते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ हिंदी के लिए, कितना मेरे अंदर जज्बा है हिंदी का, तो उसके लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया, मात्र और मात्र एक बैच। फर्स्ट बैच है मेरा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं हिंदी के लिए कर रही हूँ और मेरे लिए बच्चे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उस भारत माँ की राजभाषा के लिए आप जी रहे हो। तो देखो मेरा एक बैच भी चल रहा है, उसके लिए बता दूं आपको, आपका कैरियर नाउ का जो एप्लीकेशन है उस पर चल रहा है, दिखाई दूं साथ साथ। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट आपका सेंटेंस, सबसे पहले तो हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं, ये सेंटेंस है। इसके स्थान पे कौन सा विकल्प है वो प्रतिस्थापित करके अपन अपने सेंटेंस को शुद्ध बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका वैसे ही पेड़ और फल, वैसा ही पेड़ और फल, तीसरा उतना ही पेड़ और फल, और लास्ट आपका जैसे ही पेड़ और फल। बताइए, हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं, तो ऐसे ही नहीं, हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 को रखने से, प्रतिस्थापित करने से आपका सेंटेंस है वो शुद्ध बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका अभी क्या चल रहा है। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए। आपका वाक्यांश दिया गया बहुत तीव्र चलने वाला। फर्स्ट आपका आगामी होता है, प्रतिगामी होता है, अल्पगामी होता है या दूरगामी होता है। बताइए। बिल्कुल भाई, राम राम, रोम रोम बोलो, राम राम जो भी है, जय श्री राम सभी को। तो देखो बहुत तीव्र चलने वाला क्या होता है, द्रुतगामी होता है। सब क्या होता है, द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुक्ला का स्वागत करूं, स्वागत है भाई। अगला देखिए, दिए गए शब्द का विलोम है, शब्द है आपका सर्वदा। सर्वदा का विलोम क्या होता है, सरिता होता है, सदा होता है, यदा कदा होता है या सब तरफ होता है। तो सर्वदा का विलोम शब्द होगा यदा कदा। विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। सेंटेंस क्या आपका, विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी है। देखो आप,
सबसे पहली बात, सेंटेंस का सही तरीके से उच्चारण करो। आपको खुद को अटपटा लगेगा, जहां से भी त्रुटि होगी ना आपको खुद को वहां पे अटपटा लगेगा। जैसे मैंने पढ़ा कि विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी है, तो उत्पन्न कर दी है में कहीं मिस्टेक है, का समस्या में कहा मिस्टेक है, अनेक प्रकार में मिस्टेक है, या फिर विकास वाहक उपकरणों। तो देखो विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्या होता है, ना कि का समस्याएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, का समस्याएं वाला जो भाग था वो आपका अशुद्ध था। वेरी गुड, सभी का ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, हेलो भाई डिम्पल। नेक्स्ट आपका है गद्यांश। देखो निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश है आपका, सेंटेंस देखिए, आज के युवा कल के भविष्य हैं, दैट्स रियलिटी। आज के युवा क्या है, कल का भविष्य। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना रिक्त स्थान है, शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग रिक्त स्थान होती है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का रिक्त स्थान होता है। आज इन्हीं सबकी देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन रिक्त स्थान होती जा रही है, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक रिक्त स्थान की अवहेलना करने लगे हैं। ये क्या था आपका, ये आपका गद्यांश था। और इस गद्यांश के नीचे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चनों को पढ़ पढ़ के रिक्त स्थान को क्या करना है, बिल्कुल भरना है। तो देखिए क्वेश्चंस की बात करें, फर्स्ट आपका है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान नंबर 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। फर्स्ट आपका खुशी, साहस, शांति, पानी। तो देखो युवाओं में इतना खुशी होती है, साहस होता है, शांति होती है, पानी होती है। तो देखिए युवाओं में इतना साहस एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो होता क्या है, साहस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, गद्यांश नंबर 2 यानी रिक्त स्थान नंबर 2 में उपयुक्त विकल्प कौन सा रखे कि वो आपका शुद्ध बन जाए। तो देखिए अच्छा पक्की बात है ना, आंसर दे देना भाई आप। तो देखो यहाँ पे अगला यानी रिक्त स्थान नंबर 2 में शैली, जिज्ञासा, उत्साह और तरीका। तो देखो रिक्त स्थान नंबर 2 यानी इनके जीने की अपनी एक अलग क्या होती है, शैली होती है, जिज्ञासा होती है, उत्साह होता है या तरीका होता है। जो आपके युवा है उनके जीने का एक अलग ही क्या होती है, उनके जीने की अलग शैली, जिज्ञासा, उत्साह, इनके जीने की अपनी एक अलग ही शैली होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर यानी रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो गद्यांश में जाते हैं, यानी रिक्त स्थान नंबर 3 कहाँ ढूंढो, यहाँ पे आएगा आपका शैली, और 3 नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट है युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डर रहता है, प्रेम रहता है, सपना रहता है या आदर रहता है। तो क्या है, युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का क्या रहता है, सपना रहता है। जैसे कि आप सभी का सपना होगा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में कुछ नया करने का। हाँ तो विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट आपका गद्यांश नंबर रिक्त स्थान नंबर 4 कमजोर, मजबूत, दुर्बल, मलिन। तो देखो अगला देखो, आज इन्हीं सबकी देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। सेना क्या आपकी मजबूत है ना, नया करने का क्या होता है, सपना होता है ना। अगला है परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक रिक्त स्थान की अवहेलना करते। तो नैतिक, कमजोर, मजबूत, ये तो हो गया। नेक्स्ट आपका है गानों की कीमतों के मूल्यों की। तो देखो आपके नैतिक जो मूल्य हैं, ये देखिए लास्ट वाले की बात करें, राष्ट्रीय रिक्त स्थान, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगे हैं। यानी फर्स्ट विकल्प में आएगा साहस, दूसरी में शैली, तीसरी में
तीसरी में आपकी मजबूत, सपना मजबूत, और लास्ट आपका नैतिक मूल्य। ठीक है, हो गया क्लियर? सभी हो गए ना? देख लेना भाई, इसमें सपना, नेक्स्ट मजबूत, थर्ड आपका मूल्यों। चलो अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए आपका सेंटेंस है, हम घूमने रिक्त स्थान जाएंगे, देखेंगे, चाहेंगे, गाएंगे। बताइए बताइए, हम घूमने जाएंगे कि देखेंगे कि चाहेंगे या गाएंगे? तो हम घूमने जाएंगे। तो रिक्त स्थान नंबर 1 को रखने से आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगला, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट आपका रूपवान, दूसरा आपका रूपवान, यानी रूपवान शब्द है वो कैसे शुद्ध लिखा जाता है वो बताना आपको। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो रूपवान, विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका जाएंगे, हाँ बिल्कुल। अगला देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। सेंटेंस आपका, सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। ये क्या है? सेंटेंस। एक ही चीज है, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको अशुद्धि पूछी जाती है, त्रुटि पूछी जाती है, आपको करना क्या है? उस सेंटेंस का आपको उच्चारण करना है। जैसे सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता, आई थिंक आपको फील हो गया कि कहाँ से मिस्टेक की। बाकी देखो, नहीं बैठने देता, नाक का ऊपर, सौरभ अपनी मक्खी भी, तो देखो सौरभ अपनी नाक का ऊपर होता है या के ऊपर? तो के ऊपर होता है, इस वजह से नाक का ऊपर नहीं, नाक के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। तो विकल्प नंबर बी है वो रखने से आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सुधा, वेरी गुड। नाक का नहीं होता, नाक के ऊपर होता है, बिल्कुल सभी का सही भाई। बबीता, डिम्पल, गैमर, मोहित, ऋषभ, रानू, फ्लूडो, नीलम, बिल्कुल। मणिचंद्र, आकाश, बिल्कुल। चलो अगला है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। शब्द आपका किनारा, तो किनारा फर्स्ट आपका है गंगा, तट, नदी, संगम। गंगा नदी है, नदी अलग चीज है, संगम अलग है। यहाँ पे पूछा किनारा, तो किनारा का पर्यायवाची क्या होता है? तट होता है। तो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका सेंटेंस है, अच्छे बालक रिक्त स्थान करते हैं। क्या करते हैं भाई? गाली गलौज करते हैं, चोरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि आप सभी अच्छे बालक हो, तो आप क्या करते हो? पढ़ रहे हो इसीलिए बोल रहे हो अच्छा। यदि आप करो गाली गलौज करो, फिर आपके घर वाले ही बता देंगे आप कैसे बालक हो। या फिर आप चोरी करो, फिर आपको पड़ोस वाले बता देंगे, या फिर जिसके घर चोरी कर रहे हो वो आपको अच्छे से बता देंगे कि आप क्या हो। फिर आप लड़ाई करो, किसी से कर लो, फिर सामने वाला बता देगा कि आप अच्छे हो बुरे हो। तो आप क्या हो? अच्छे बालक क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो विकल्प नंबर 3 को रखने से आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल शुद्ध है। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। लड़ाई करते हैं, लड़ाई करोगे तो भाई सामने वाला बता देगा आप अच्छे हो कि बुरे हो, है ना। देखो सही वर्तनी वाला शब्द है फर्स्ट आपका है पत्रकार शब्द पूछा गया है। हाँ अब ठीक है, बताओ पत्रकार शब्द कौन सा शुद्ध है? पत्रकार, पत्राकार, पत्रकार या पत्रकर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दादी माँ जो बोलती है ना, अरे बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनके पास जो ज्ञान है ना वो किसी बुक में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। हाँ सही बता रही हूँ। तो पत्रकार शब्द है वो विकल्प नंबर 3 में बिल्कुल शुद्ध रखा गया है। नेक्स्ट आपका है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व है, किस भाग में त्रुटि है? लिपियों के महत्व है, यानी दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। यानी अक्षरों से बनी लिपियों की महत्ता है, या फिर लिपियों के महत्व है, या फिर लिपियों ने महत्व है, या फिर लिपियों को महत्व है, या फिर लिपियों का महत्व है। तो अक्षरों से बनी लिपियों का महत्व है, तो विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द है आपके सामने योग, योग का विलोम क्या होता है? फर्स्ट आपका निरोग, दूसरा आपका संयोग, तीसरा आपका आसन, और लास्ट आपका वियोग। तो देखिए आप सभी को पता है योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ाव होता है। तो विलोम क्या होगा?
वेरी गुड। योग का अर्थ मैंने बताया जुड़ाव होता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा भाई? वियोग यानी अलग होना। तो विकल्प नंबर डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए योग का वियोग। वेरी गुड। सदा रहने वाला, शाश्वत होता है, संविदा होता है, सदाचारी होता है, सदाशील होता है। तो शाश्वत होता है और शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? विकल्प नंबर ए को रखने से आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फर्स्ट आपका है अत्यधिक खुश होना, जमीन से ऊपर पांव रखना, आसमान में उड़ना या कल्पना करना। बताओ, पांव जमीन पर न पड़ना तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, अत्यधिक खुश होना। विकल्प नंबर एक है वो बिल्कुल ठीक है, यानी पांव जमीन पर न पड़ना मीन्स अत्यधिक खुश होना। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखो सेंटेंस आपका, वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलनी कठिन हो गया है। तो वनों की अंधाधुंध बिल्कुल ठीक है, मिलनी कठिन हो गया है बिल्कुल गलत है, स्वच्छ वायु बिल्कुल ठीक है, कटाई से बिल्कुल ठीक है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलनी कठिन हो गई है, ये क्या है आपका? गलत, यानी मिलनी कठिन हो गया नहीं, हो गई है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला है, कैसे हंस रहे हो? अच्छा, मैं आईएएस लगे, इतिहास मेरे जीवन पर पाँव नहीं पड़ रहे हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल भाई। सही बोला, आप क्या बोल रहे हो? नंबर मांग रहे हैं क्या? खुद ही सल्ट रहे हैं। वेरी गुड भाई मोहित। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका सेंटेंस है, वह अलमारी रिक्त स्थान की बनी है, रंग की बनी है, कपड़े की, लोहे की, मिट्टी। तो देखो, वह अलमारी रंग, कपड़ा, लोहा, मिट्टी किसकी बनी है? लोहे की बनी है। विकल्प नंबर सी को रखने से आपका सेंटेंस शुद्ध बनता है। नेक्स्ट आपका है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादाजी पूजा कर रहे हैं। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको प्रतिस्थापित करने से आपका सेंटेंस है वो शुद्ध बनेगा? तो देखिए, फर्स्ट आपका है दादाजी पूजा कर रही है, दादाजी पूजा कर रही है, दादाजी पूजा कर रहा है या फिर दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो दादाजी समाचार पढ़ रहे हैं और वेरी गुड, दादी जी पूजा कर रही है। विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, निम्न में से अश्म शब्द का सही अर्थ है? झरना होता है, घोड़ा होता है, पत्थर होता है या पराया। तो क्या होता है? अश्म मीन्स पत्थर होता है और अश्व मीन्स घोड़ा होता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से दो बार आ गया क्या? अश्म शब्द का सही अर्थ है तो आपका पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सुख का विपर्याय किस समूह में आया है? अब देखो, सुख का विपर्याय किस समूह में आया है? शोक, दुर्मन, दुर्गति, खेद, निरानंद, अनैमनस्क। ठीक है, अगला है अप्रसाद, व्याकुलता, असम्मान, लास्ट है दुख, विकलता या आकुलता। सुख का विपर्याय बताओ, बताओ बताओ, सुख का विपर्याय किस समूह में आया है? शोक, दुर्मन, दुर्गति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या होगा? सुख का विपर्याय दुख होता है, विकलता होता है, आकुलता होता है, यानी विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका, श्लाघा का सही विलोम शब्द है? फर्स्ट आपका स्तुति, दूसरा आपका निंदा, तीसरा आपका प्रशंसा, लास्ट आपका ब्याज स्तुति। बताइए, श्लाघा का, श्लाघा यानी प्रशंसा इसका अर्थ होता है और निंदा इसका विलोम हो जाएगा। तो श्लाघा का क्या होता है? श्लाघा का प्रशंसा होता है। वेरी गुड, डी दे रहे हो, श्लाघा का बी दे रहे हो, डिम्पल का बी है, मोहिनी आर्य का डी है, सौरभ का डी, गेमर स्पोर्ट्स 5 शुक्ला तो 55 नंबर दिए, मैं सोचा आंसर दे रहे हो। प्लूडो का डी, राजेश गुजर का बी, नीलम का बी, सौरभ का बी, मोहित
रानू का डी, मोहित का डी रानू का डी हो गया, डी दे रहे हो। श्लाघा का विलोम शब्द क्या होता है? साकेत तिवारी, मैं यहाँ शॉप खोल रखी है तेरे को वो करने की ना, अलग अलग उसकी क्वालिटी के आते हैं, मैं उनको वो करती हूँ ना। तमीज से बैठ के पढ़ लिया करो आराम से। आपको पढ़ाई राज नहीं आती क्या? आराम से पढ़ने में कहाँ दिक्कत आती है आपको? क्यों ये उल्टे पुल्टे मैसेज करते हो? पहला मैसेज आया वो भी इतना तगड़ा मैसेज, क्या भाई साहब। ओम नमः शिवाय। साकेत बताओ इसका बताओ, श्लाघा का निंदा कर दूं? वेरी गुड। हाँ फिर एक और वो बिच रहा है, देखना भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं। श्लाघा का निंदा होता, विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका पाश्चात्य का सही विलोम शब्द है, तो देखिए दाक्षिणात्य, पौर्वात्य, अमात्य या प्रतीच्य। तो देखो पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य, विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका उद्दंड का सही विलोम है, उद्दंड का दंड होता है, प्रार्थना होता है, विनय होता है या विनीत होता है। तो उद्दंड का क्या होता है? निंदा, हाँ उसका निंदा हो जाएगा। उद्दंड का हो जाएगा विनीत, ठीक है। विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, देखिए अगर किस समूह में सभी शब्द बादल के पर्याय है। फर्स्ट आपका नीरद, जलद, वारिद, क्षीर निधि, वारिद, अम्बोज, वारिवाह, जल्दी, नीरज और अम्बुद, तोयद, वारिज। बताइए एक शब्द, एक चीज आपको बताई थी मैंने भाई, वो बच्चे बोल रहे हैं देना मत शांति। किस शब्द में बादल के पर्यायवाची शब्द है? यदि किसी भी शब्द के अंत में, बहुत बार बता दिया मैंने, यदि किसी भी शब्द के अंत में जय प्रत्यय लगा होता है तो जन्म लेने के अर्थ होने, जन्म लेने का अर्थ देने के कारण किसका होता है? किसी होते हैं आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में दय प्रत्यय लगा तो बिना सोचे समझे बादल के पर्यायवाची करना है, क्योंकि दय का अर्थ होता है देना, देने के अर्थ में होता है। नेक्स्ट आपका धी प्रत्यय होता है, धी का अर्थ होता है धारण करना, और धारण करने के अर्थ में ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो ध्यान से देखिए किस शब्द में आपका दय प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखिए नीरद, जलद, वारिद, विकल्प नंबर 1 है, उसमें सभी शब्द क्या है आपके? वेरी गुड, बादल के, क्योंकि दय प्रत्यय लगा ना, और दय है वो देने के अर्थ में किसके पर्यायवाची होते हैं? आपके बादल के होते हैं। सब इंस्पेक्टर लग जाओ, ऐसे मनसले युवक अपने आप सरेंडर करें। वेरी गुड भाई तनिष्क, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर। विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका परंतप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट आपका कृष्ण, विष्णु, अर्जुन, शिव। बताइए तो परंतप का क्या होता है? एक धनंजय भी होता है, वो किसका होता है? अर्जुन का। तो परंतप भी किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची होता है। विकल्प नंबर 3 वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला आपका इनमें से द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं है? चंद्रमा, मेंढक, ब्राह्मण, दांत। बताइए कौन सा है जो द्विज शब्द का अर्थ नहीं है? तो चंद्रमा को भी द्विज बोलते हैं अपन, ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, दांत को भी द्विज बोलते हैं, लेकिन मेंढक जो शब्द है वो आपके द्विज का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्जुन शब्द का पर्यायवाची होगा गुड़ाकेश, शुद्धपुत्र, अंगराज, सूर्यपुत्र। तो अर्जुन अभी अभी मैंने बताया धनंजय भी होता है उसका, और वेरी गुड गुड़ाकेश भी होता है। फुलदेव आपका, चलो मैं फ्लूडो पढ़ती हूँ यहाँ पर ना, तो क्या हो जाएगा? गुड़ाकेश। विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए घड़ा शब्द का पर्याय नहीं है। कलश, कुंभ, तट, घट। तो देखो कलश होता है वो भी घड़े का होता है, कुंभ भी होता है, घट भी होता है, लेकिन तट किसका होता है? किनारे का होता है। इस वजह से विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका पत्नी शब्द का पर्याय नहीं है। फर्स्ट आपका भार्या, दूसरा आपका सगर्भा, तीसरा आपका गृहिणी, लास्ट आपका दारा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो भार्या भी होता है, गृहिणी भी होती है पत्नी,
यदि किसी जॉब में भी है फिर भी वो गृहिणी होती है, क्योंकि घर का काम तो करना होता है, द्वारा भी होता है। तो सगर्भा क्या है यहाँ पे, पत्नी का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट आपका कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है, किरण का पर्यायवाची नहीं है। पहला आपका अंशु, दूसरा आपका रश्मि, तीसरा आपका प्रकाश, लास्ट आपका मयूख। तो देखो अंशु भी होता है, रश्मि भी होता है, मयूख भी होता है, लेकिन प्रकाश शब्द है वो किसका, किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वेरी गुड इवनिंग भाई माया। देखो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट आपका पितामह, दूसरा आपका स्वयंभू, तीसरा आपका दामोदर, लास्ट आपका विधाता। बताइए तो दामोदर जो शब्द है वो किसका, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता। विधाता, पितामह, स्वयंभू है शब्द वो किसके होते हैं, बिल्कुल। असुमेलित का चयन कीजिए। काम मनसिज, बादल, वारिद, यानी काम का मनसिज, काम नहीं होता भाई ये, चलो बताती हूँ आगे। बादल का वारिद होता है, कमल का नीरद होता है, पंकज का सरोज होता है। तो देखो अभी अभी मैंने बताया था कमल का नीरज होता है। जय प्रत्यय से युक्त शब्द होते हैं वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, दय प्रत्यय से युक्त होते हैं वो बादल के होते हैं। तो जय इसमें भी है, तो ये पंकज मीन्स भी कमल, सरोज, प्रयोज ये किसके है, कमल के। देखो ये कामदेव होता है, काम नहीं है, कामदेव, मनसीज कामदेव को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें करेंगे अपन, विकल्प नंबर 3 में, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट आपका अमरपति, दूसरा आपका शक्र, तीसरा आपका हेरंब और लास्ट आपका वृत्रहा। इंद्र का क्या नहीं होता, हेरंब गणपति को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका खून का पर्याय है, बताइए। लहू, रक्त, रुधिर, शोणित, उपयुक्त सभी। खून का लहू भी होता है, रक्त भी होता है, रुधिर भी होता है। पांचू सारा कर दूं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लहू भी होता है, रक्त भी होता है, रुधिर भी होता है, शोणित भी होता है। विकल्प नंबर 5, ये 5वां गोड़ा आ गया कि भाई चंद्रमा का पर्याय नहीं है, चंद्रमा का पर्याय नहीं है। शशांक, मृगांक, मृग, लांछन और जातरूप। तो जातरूप है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के है। नेक्स्ट आपका निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है संवैधानिक, संविधानिक, संवैधानिक या सांविधानिक। तो देखो मैंने बहुत बार आपको बताया है, यदि किसी भी शब्द के अंत में अपन इक प्रत्यय जोड़ते हैं, किसी भी शब्द के अंत में, जो ऐप वाले विद्यार्थी उनको तो बहुत ही बार बता दिया, बाकी यूट्यूब पे भी कई बार बताया कि यदि किसी भी शब्द में अपन इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो मूल शब्द होता है उसका प्रारंभिक वर्ण है वो ऑटोमेटिक वृद्धि करता है। तो संविधान जो शब्द था, जैसे ही मैंने उसमें इक प्रत्यय को जोड़ा तो वो बना क्या, संविधानिक बना। तो विकल्प नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। थैंक यू भाई माया। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट आपका प्रज्वलित, प्रज्वलित यानी फंडा पूरा जय का है यहाँ पे, बताओ। एक शब्द होता है आपका प्रोज्वल और एक होता है आपका प्रज्वलित। तो जो प्रोज्वल शब्द है वो तो उज्जवल से बना हुआ है, इस वजह से उसमें डबल जे आते हैं और दोनों के दोनों आधे आते हैं। लेकिन प्रज्वलित जो शब्द होता है उसमें प्र उपसर्ग होता है, ज्वलित होता है तो उसमें जे आधा आएगा और केवल एक आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रज्वलित। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट आपका पेयपान, अधोपतन, निरोग, बीमार। तो देखो एक चीज बताती हूँ मैं आपको, बहुत बार वो शब्द पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सॉरी भाई, ये ई की मात्रा छोटी ही आएगी ना प्रज्वलित में। चलो आगे देखो, देखो एक चीज बताते हैं, उससे कई शब्द आपके सही होंगे, जैसे कै, खे, पे और फे। यदि किसी भी शब्द के अंत में आता है या फिर कै, खे, पे से, सॉरी,
यदि देखो ये होते हैं संधि में दो शब्द बनते हैं, जो आपका खंडन होता है संधि का उसमें दो शब्द बनते हैं, और जो प्लस के बाद में यानी जो मूल शब्द होगा वो यदि कै खे पै फे होगा तो वहां पे आपका जो विसर्ग होगा प्लस से पहले जो विसर्ग होता है वो एज इट इज रहता है। जैसे कि पयपान शब्द है, तो पयपान शब्द में आप देख पा रहे होगे इसका संधि विच्छेद होता है पय प्लस पान, पय प्लस पान होता है, प्लस के बाद में आपको मिला पै, तो मैंने जो पहचान बताई है चार जो वर्ण बताए उसमें पै शामिल है और पै यहाँ पे मिला। तो यदि किसी भी शब्द में प्लस के बाद में पै आता है तो जो विसर्ग आता है वो एज इट इज रह जाता है, यानी विसर्ग का ओ नहीं होता। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पयपान शब्द है उसका खंडन क्या होता है, पय प्लस पान होता है। वेरी गुड राजेश गुजर, ऐप वाला बच्चा है राजेश गुजर, इसको बोला, इन सभी को मैंने बोला था यदि मनय कामना को कभी भी मनोकामना लिखा तो कभी भी आपकी मनय कामना पूरी नहीं होगी, और आपने आज मनय कामना लिखा, बिल्कुल आपकी मनय कामना पूरी होगी। तो मनय कामना शब्द भी सेम आपकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है कि मनय प्लस कामना होता है, मनय प्लस कामना होता है, प्लस के बाद में क्या है आपका कै है, तो पहचान में भी क्या है कै है, यानी जो आपका विसर्ग था वह एज इट इज रह जाएगा। जैसे इसका मंडन करेंगे तो विसर्ग का विसर्ग रह जाएगा। तो देखो मनय प्लस कामना बराबर बनता क्या है, मनय कामना, और अपन बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, मनोकामना पढ़ते आए, और इस वजह से अपन बचपन से ही अपनी एक भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है कि नहीं, मानते हो क्या आप इस बात को। तो आज से ध्यान में रखना आपको, यदि आपको मनय कामना पूरी करवानी है तो मनोकामना नहीं बोलना, बोलना क्या है मनय कामना बोलना। और बिल्कुल आप मनय कामना जिस दिन से स्टार्ट कर दोगे ना, बिल्कुल आपकी सभी मनय कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अध्यय पतन शब्द है, सेम फंडा है, अध्यय प्लस पतन है, संधि विच्छेद दिया है, अध्यय प्लस पतन है, प्लस के बाद में क्या मिला आपको पै मिला, यानी पहचान में है पै, तो खंडन अध्यय प्लस पतन, और मंडन क्या होगा अध्यय पतन होगा। तो ये क्या है आपका गलत, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आपका निरोग शब्द, निरोग में नी आपका बड़ा आता है, जैसे इसमें निरूपशक निकालते हैं तो नी छोटा हो जाता है, यानी निर प्लस रोग बराबर निरोग होता है। निरोग खुद में क्या है ई की मात्रा बड़ी आती है। वेरी गुड भाई। अगला है बीमार शब्द में भी बी क्या आता है बड़ा आता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 था वो आपका बिल्कुल शुद्ध था। ठीक है, चलो अगला है, नेक्स्ट आपका है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, प्रातःकाल प्रातःकाल प्रातःकाल, सेम चीज है, देख पा रहे होंगे आप, प्लस के बाद में क्या है, तो प्रातः प्लस काल बराबर बनने वाला शब्द क्या होगा प्रातःकाल होगा। ठीक है विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो विकल्प नंबर 1 है वेरी गुड। अरे मनोकामना नहीं होता, फिर से मनोकामना लिख रहे हो मोहित, मनोकामना नहीं होता, वो मनय कामना शब्द होता है भाई, मनय कामना नाम का शब्द, यानी आप जो मनोकामना बोलते हैं ना वो हिंदी की डिक्शनरी में ही शब्द नहीं होता, वो होता है मनय कामना। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आपकी पूरी नहीं हो, मैं आपको समझाने के लिए कि आपको डर रहेगा कि यदि मनोकामना बोलूंगा तो क्या पता मनोकामना पूरी ना हो, तो आपको शब्द शुद्ध बोलने, यानी मनय कामना होता है, मनोकामना नहीं होता। ठीक है, देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं विशेषण, विशेष से पर विशेषण या क्रिया विशेषण। तो विशेषण किसे बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को या फिर विशेषते की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है विशेषण कहा जाता है। विशेषते यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी बोले तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को, तो यहाँ पे विशेष से आंसर सही है। पर विशेषण क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है पर विशेषण कहा जाता है। अगला है क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 है आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण है, फर्स्ट आपका गुणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। तो कश्मीरी सेब, एक क्वेश्चन आया था आपका बीएसएफ में आया था या फिर सीआरपीएफ में आया था, बनारसी साड़ी आया था ना, बनारसी साड़ी आया था, और बनारसी साड़ी में आपका विशेषण पूछा था तो उसमें भी क्या था आपका व्यक्तिवाचक विशेषण था। और यदि सेंटेंस में आपको पूछे कि बनारसी क्या है, तो बनारसी क्या है, यहाँ पे साड़ी की विशेषता बता रही है, इस वजह से बनारसी क्या है विशेषण है। वैसे बनारसी किसी औरत का भी नाम हो सकता है कि नहीं, तो देखो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, वह मोटा आदमी था, मोटा शब्द में विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण, और 100 क्वेश्चन आज डिंपल। और अगला संकेतवाचक विशेषण, बताइए वह मोटा आदमी है, तो मोटा क्या है भाई उसका गुण है, यानी कौन सा गुण आकार बोधक,
यानी जो आपका भाववाचक संज्ञा उसमें अलग अलग आती है, जैसे गुणबोधक हो गया, गुणबोधक में भी अलग अलग होते हैं, जैसे दोष बोधक, आकार बोधक, स्वाद बोधक। तो यानी वह मोटा आदमी, इट मीन्स मोटा क्या है, उसका गुण है मोटापा। कोई बात नहीं, गलत करवा दिया, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आपका 100 क्वेश्चन अभी याद। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए हैं, अधिक शब्द में विशेषण है। फर्स्ट आपका परिमाणवाचक, दूसरा आपका संख्यावाचक, तीसरा आपका सार्वनामिक और लास्ट आपका निश्चयवाचक। तो देखिए मैंने अधिक संतरे खा लिए, इट मीन्स कोई संख्या होगी ना, संतरे को अपन काउंट कर सकते हैं, तो है क्या, ये संख्या है, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट आपका निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटिए। फर्स्ट आपका गाया, डूबा, बहा और बैठा। बताओ सकर्मक क्रिया होती क्या, किसी कार्य का करना या होना, क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया क्या होती कौन सी, जिनमें कर्म मौजूद होता है, और अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म की मौजूदगी नहीं होती है। तो सकर्मक क्रियाएं कौन सी है, गाया, गाया मीन्स यानी मैंने गाना गाया, या फिर लता मंगेशकर के द्वारा गाना गाया गया। तो गाना क्या है, कर्म, इट मीन्स ये हुआ क्या, सकर्मक हुआ। हाँ ऑफर याद है ना, आपके ऑफर में तो भाई कम ही पड़ेगी इसमें। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, गाया, विकल्प नंबर 1 है वो, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हुआ भाई शुक्ला को, मैम की हिंदी पढ़ते पढ़ते खुद को भूल गए। चलो निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया छाटिए। फर्स्ट आपका गिराया, दूसरा आपका गिरवाया, तीसरा आपका गिरा और लास्ट आपका हंसा। कौन सा शब्द है वो आक्रामक क्रिया है, बताइए बताइए जल्दी, आक्रामक क्रिया। तो हंसना क्या है, देखो हंसना क्रिया होती है, लेकिन क्या हंसा, क्या हंसा, किसको हंसा, कुछ नहीं होता ना ऐसा। तो यानी क्या का आंसर आपको आ रहा है, तभी आपको कर्म मिलेगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 है वो आपकी आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट आपका है हाँ मैं जरूर आऊंगा, वाक्य में अव्यय है। फर्स्ट आपका है क्रिया विशेषण, दूसरा आपका है स्वीकार बोधक, तीसरा आपका है अनुमोदन बोधक, लास्ट आपका संबोधन बोधक। तो हाँ मैं जरूर आऊंगा, इट मीन्स मैंने स्वीकार किया कि भाई मैं आ रही हूँ, है ना, तो वो क्या है, स्वीकार बोधक है। वेरी गुड। हंसना क्या है, कर्मक क्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीकार बोधक। नेक्स्ट आपका निम्न में से योगरूढ़ शब्द नहीं है। वेरी गुड। मंजिल मिलेगी परिंदों को, मंजिल मिलेगी परिंदों को, यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। मंजिल मिलेगी परिंदों को, यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अगला देखिए, निम्न में से योगरूढ़ शब्द नहीं है। फर्स्ट आपका तिरंगा, दूसरा आपका पंचानन, तीसरा आपका चौराहा, लास्ट आपका षणमुख। बताइए, तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, पंचानन यानी पंच है आनंद जिसके, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, षटमुख यानी षट प्लस मुख हो जाएगा। बताओ ना, 79 के बाद में 80 आते हैं ना। योगरूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, बताओ। वेरी गुड। तिरंगा अपने राष्ट्र की शान है और हिंदी अपनी राजभाषा है ना, आपको अभिमान है, आपको अभिमान है ना हिंदी होने में, आपको भारतीय होने में अभिमान है। तो यहाँ पे राष्ट्रमुख जो चौराहा शब्द है यानी 4 राहों का समूह होता है, तो ये क्या है आपका योगरूढ़ नहीं है। अगला देखिए, कैंसी किस भाषा का शब्द है। फर्स्ट आपका है हिंदी, दूसरा आपका तुर्की, तीसरा आपका पुर्तगाली, लास्ट आपका अंग्रेजी। तो बताइए कैंसी किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। जो आप कैंसी यूज करते हो, क्या आपको पता है वो कहाँ से लाया गया वो शब्द, तो वो तुर्की जाके पहले लाया गया शब्द, उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया क्या, काटना। ठीक है। अगला युयुत्सु क्या होता है, दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या फिर सदा अमर रहने वाला। तो युयुत्सु होता है युद्ध करने का इच्छुक और युयुत्सा होता है युद्ध करने की इच्छा। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट आपका आता है तुर्की था, तुर्की। निम्न में से अवृत मुखी स्वर है, उ, ओ, आ, औ। अब जैसे मैंने उच्चारित किया आपने खुद ने देखा होगा कि मेरे ओष्ठ की आकृति कैसे हो रही थी, उ, ओ, आ, औ। अब देखो ओष्ठ की आकृति वृत्त के आकार में किसमें मुड़ी, ऊ में भी मुड़ी
ओ में बुढ़ी, आ में इट मीन्स आ मीन्स मुंह खुल गया, ओ औ, बताओ आ जो स्वर है वो आपका अवृत मुखी होता है, उ ओ औ क्या है आपके वृत मुखी। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52, 56, 48 और 63, बताइए। वेरी गुड, सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशन कोट डाला है, अच्छा लगा। बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना कर अपने इरादों को, सॉरी, होके मायूस यूं ना बदल अपने इरादों को, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बदल अपने इरादों को, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आपको पता नहीं होता, कभी भी रातों रात आप चमक सकते हो, मेहनत करते रहा करो, कभी भी नहीं पता आपको कि कब आपकी किस्मत चमक जाए, कब आपकी किस्मत बदल जाए, है कि नहीं। तो हर टाइम विश्वास रखो खुद पे, भगवान पे कॉन्फिडेंस रखो अंदर से। अगला देखिए, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं, ठीक है भाई। आईटीबीपी के लिए भी ले सकते हो आप, हिंदी तो वही रहती है ना। देखो आईटीबीपी के लिए भी सेम यही हिंदी रहती है। अरे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तो हिंदी आती है ना, कहाँ जाएगा भाई एग्जामिनर, जाएगा कहाँ? कितने क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। अगला देखिए, निम्न में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पद है? मनय प्रसाद, अदय पतन, मनोकामना, निरोग। भाई मनोकामना तो आपकी पूरी करवा के रहेगा मुझे लग रहा आज हिंदी दिवस पे। अदय पतन, मनय प्रसाद सही है क्योंकि प्लस के बाद में पै था, विषय एज इट इज रह गया। अदय पतन में भी विषय एज इट इज रह गया, बिल्कुल ठीक है। निरोग में नी बड़ा है तो यहाँ पे मनोकामना नहीं होता, क्या होता है? मनय कामना होता है, ठीक है। अगला देखिए, तन्वंगी पद में संधि है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो देखिए, यदि कोई भी शब्द आपके सामने आता है उसमें यदि संधि पूछी जाती है, सबसे पहले इसका उच्चारण करना है। जैसे ही मैंने तन्वंगी शब्द का उच्चारण किया, मेरे सामने ध्वनि आई अंगी की, तो अंगी क्या था आपका? मूल शब्द। सबसे पहले संधि की बात करूं, यवर ऐसे टूटने वाले सभी शब्द यण संधि के उदाहरण होते हैं। अंगी मूल शब्द निकाला, इसके पीछे बचा आपका तनु, तो तनु प्लस अंगी बराबर तनवंगी हो गया। बात करें संधि की तो यण संधि हो गई। तो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, वो आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। वाह, बहुत खूब, वाह, काबिले तारीफ। अब देखो, खगेश का संधि विच्छेद होगा। फर्स्ट आपका खग प्लस एस, दूसरा खग प्लस ईस, तीसरा खग प्लस ईस और लास्ट आपका खगा प्लस ईस। तो देखो जैसे ही मैंने खगेश शब्द का उच्चारण किया, एक शब्द तो कंफर्म हो गया, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ईस इसमें क्या है? मूल शब्द। आपको ये भी बताना चाहिए कि ईस है वो क्या आता है? बड़ी वाली ई आती है इसमें, तो ये सारे कट गए भाई, सीधा सीधा आंसर मिल गया। खग प्लस ईस बराबर खगेश होता है, और एक मात्रा से टूटने वाले सभी शब्द है वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट आपका आंख का अंधा नाम नैनसुख का अर्थ है? फर्स्ट है एक ही व्यक्ति के कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम होना, आंख न होने पर भी सुखी। तो देखो, आंख का अंधा नाम नैनसुख यानी गुण के विपरीत नाम होना। विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की आवश्यकता नहीं, या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देखिए, खगेश का सेम आ गया भाई, खग प्लस ईस, विकल्प नंबर बी। अगला देखिए, उपेक्षा का संधि विच्छेद होगा। पीएस सीरा ने नंबर लिखे हैं भाई, उपेक्षा का संधि विच्छेद होगा है? अच्छा, खुलेआम चुनौती दे रहा है, क्या बात है पीएस सीरा। संख्या तो 10 है क्या पूरी?
ध्यान से लिखना, 10 लिखना है ना। उपेक्षा का संधि विच्छेद होगा, उप प्लस इक्षा होगा, उपे प्लस क्षा होगा, उप प्लस इक्षा होगा, या फिर उपे प्लस इक्षा होगा। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले शब्द का उच्चारण करते हैं, उपेक्षा का उच्चारण करते हैं, इक्षा मूल शब्द निकलता है। तो मूल शब्द देखा, उस हिसाब से 2 विकल्प आपके कट गए, यानी 2 बचे। तो देखो, जैसे इक्षा निकाला, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द गुण संधि के उदाहरण होते हैं। तो उप प्लस इक्षा बराबर, यानी ए प्लस ई मिलके ए बना, तो बनने वाला शब्द क्या हुआ? उपेक्षा हुआ। और विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्थान का संधि विच्छेद होगा, उत प्लस स्थान, उद प्लस स्थान, उत प्लस स्थान, और लास्ट है उद प्लस स्थान। बताइए। उत्थान का होता है उद प्लस स्थान, ठीक है, विकल्प नंबर डी। अगला देखिए, प्र प्लस शिक्षक शब्द में कौन सी संधि है? भारत के वीर पुत्र, वेरी गुड। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो प्र प्लस शिक्षक बराबर बनेगा शब्द प्रेक्षक। तो ए प्लस ई मिलके ए बना। बात करें संधि की तो गुण संधि, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट आपका किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? मृद प्लस में बराबर मण में, प्र प्लस ऊट बराबर प्रौढ़ होता है, अप प्लस जात बराबर अभिजात होता है, मन प्लस प्रसाद बराबर मनोप्रसाद होता है। बताइए, बताओ फटाफट। संधि का उदाहरण नहीं है। सही सही सोच पा रहे हो ना? यानी प्लस के बाद में पे है और विषय है, तो विषय का विषय एज इट इज रह जाएगा। इस वजह से क्या था? गलत था। अगला देखिए, प्रति प्लस आरोपण बराबर क्या होता है? प्रत्यारोपण, 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 या फिर प्रतिरोपण। तो प्रति प्लस आरोपण बराबर क्या होगा? प्रत्यारोपण होगा। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो क्या होगा? परीक्षा। छोटे वाला परीक्षा का ध्यान रखना, वो कीचड़ कहलाता है। बड़े वाला परीक्षा इम्तिहान कहलाता है, ठीक है। अगला है, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? तो शव प्लस ईरिणी बराबर सवेरिणी, उद प्लस स्थान बराबर उदस्थान, और शो प्लस शन बराबर श्रवण, प्रे प्लस उ बराबर प्रो। बताइए फटाफट बताओ भाई। वेरी गुड। उद प्लस स्थान, स्थान नहीं होता, उद प्लस स्थान होता है। उद प्लस स्थान होता है। शो प्लस शन बराबर क्या हो गया? श्रो है, मीन्स श्रवण, और ये क्या हो जाएगा? श्वेरण, यानी डबल मात्रा आ जाएगी। प्रे प्लस उ बराबर प्रो। अगला देखिए, स्वैच्छिक शब्द में संधि है। साफ साफ देख पा रहे होगे, 2 मात्रा से टूटने वाले सभी शब्द किसके उदाहरण होते हैं? वृद्धि संधि के। तो शव प्लस ऐच्छिक, सव प्लस ऐच्छिक बराबर क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, करो फटाफट। व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक और व्यवहारिक। बताओ। तो व्यवहार देखो, अभी अभी मैंने बताया था, बहुत बार बताती हूँ, व्यवहार यानी किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रारंभिक वर्ण है वो आपका वृद्धि करता है। तो व्यवहार प्लस इक बराबर बनने वाला शब्द क्या होगा? व्यावहारिक। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट आपका साहित्योन्नति शब्द में संधि है। साफ साफ देख पा रहे होगे, साहित्योन्नति शब्द का जैसे ही मैंने उच्चारण किया, मेरे सामने ध्वनि आई उन्नति की। तो उन्नति क्या है? मूल शब्द है। तो साहित्य प्लस उन्नति बराबर क्या होता है? साहित्योन्नति होता है। साहित्योन्नति होता है। सबसे पहले एक मात्रा से टूटा, साहित्य प्लस उन्नति, एक मात्रा से टूटने वाले सभी शब्द किसके उदाहरण